Hello and welcome students. Now today we are going to discuss about the very important topic in the explained section of the global aspect of IR. And आज हम लोग डिस्कस करेंगे the Iran and Israel conflict. Now Iran-Israel conflict is going on since last 1 week and what is the main objective? ईरान के जो न्यूक्लियर असेट्स हैं उसको टारगेट किया जा रहा है. It is believed that ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है as per the report of various Israeli agency almost क्लोजर स्टेज पे है यानी बॉम्ब बनने वाले हैं एंड 9 बॉम्ब्स ऑलरेडी इन पाइपलाइन बट इजराइल इज क्लियर दैट वी विल नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स और अमेरिका का पूरा पूरा सपोर्ट है. इन द लास्ट ऑलमोस्ट 2 डेकेड इजराइल हैज मेड श्योर कि ईरान का ग्रोथ न्यूक्लियर एरिया में ना हो and Iran has been persistent, has been consistent, has been trying to make sure कि न्यूक्लियर वेपन या बॉम्ब उनके पास रहे. Now अभी रिसेंट क्या अटैक है? द फर्स्ट थिंग्स दैट इजराइल ने जो अटैक्स किए दे हैव आइडेंटिफाइड द टारगेट्स एंड दे हैव हिट इन द मेजर एरियाज नतान्स बुशेर देयर आर मेनी एरियाज वेयर इट इज बीइंग डन. तो हो क्या रहा है न्यूक्लियर जो है साइट्स पर? वेल न्यूक्लियर हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. न्यूक्लियर जो मटेरियल है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फॉर मेनी अदर एरियाज. हाउएवर इफ द न्यूक्लियर जो आपका मटेरियल है उसको इनरिच कर दिया जाए इट कैन कन्वर्ट इनटू बॉम्ब. सो द न्यूक्लियर मटेरियल में जो इनरिचमेंट होगा दैट न्यूक्लियर मटेरियल इनरिचमेंट कैन गो अप टू इफ द इनरिचमेंट इज मोर देन 90%, यानी अगर इनरिचमेंट 90% से ज्यादा है देन इट कैन कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर बॉम्ब. सो इजराइल हैज अटैक्ड नतान्स 220 किलोमीटर फ्रॉम तेहरान और ये एक फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है विच इज इन द अंडरग्राउंड फैसिलिटी और यहां पर 50,000 सेंट्रीफ्यूग्स हैं. सेंट्रीफ्यूग्स इनरिचमेंट का काम करता है. इट क्रिएट्स द न्यूक्लियर मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल. फिजाइल मटेरियल फिर वो बॉम्ब में कन्वर्ट होता है एंड द मशीन दैट इनरिच यूरेनियम, तो सेंट्रीफ्यूग है जो इनरिचमेंट करता है. देन अकॉर्डिंग टू द रूटर्स FEP हैज 17,000 फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट में 17,000 सेंट्रीफ्यूग्स हैं out of which 13,500 were operational और enriching uranium up to 5%. 3% 5% okay है, but when you cross 90% that is where. तो military experts का कहना है where Israel could have located and destroyed. As per various report वहां का जो electricity infrastructure है उसको इजराइल ने heavily hit किया and centrifuges were destroyed too. Similarly Israel has been trying to target other areas, but यहाँ पर ईरान भी बहुत smartly play कर रहा है. ईरान has made sure that all the nuclear facility are deep inside the mountains और एक अच्छा उनको माउंटेन का कवर मिल सकता है and thereby it is almost difficult. So in the Zagros mountain in the central Iran यहाँ पे nuclear facility build की गई है और यहाँ पे टनलिंग, सो टनल हैज बीन क्रिएटेड. आप अंदर जाकर न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हो एंड द आइडिया इज टू फोर्टिफाई द न्यूक्लियर फैसिलिटी अगेंस्ट द पॉसिबल लास्ट डिच यूएस वेपन डिजाइन टू डिस्ट्रॉय सच साइट्स. तो ये कि अगर ये साइट्स डिस्ट्रॉय होंगी तो मुश्किल होगा बिकॉज यू हैव टू हिट द माउंटेन एंड नॉट पॉसिबल कि आप पूरा पूरा माउंटेन हिट कर पाए. इनफैक्ट यहां पर दे यूज टेक्नोलॉजी एंड स्टक्सनेट वायरस को यूज करके उन्होंने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उसको हेवीली इंपैक्ट किया. सो दैट इज द रियलिटी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. सो इरानियन सेंट्रीफ्यूग्स को हिट हो रहा है. नाउ ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए. इजराइल इन मेकिंग श्योर, दो इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन्स, not officially but yes. So this is the reality and when the इसमें जो recent news में है the one जो nuclear facility है that is in the Fordo. Now remember ये सारे maps आपको चेकने होंगे, Natanz, Fordo, Bushehr. UPSC might give questions in prelims as well as mains. So major share of uranium enrichment occurs at the site buried deep within the huge mountain 100 kilometer of the capital और ये facility highly underground है और 2012 में इसका inspection हुआ था. Now we have a body called IAEA. IAEA एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है. इट इज अ वॉचडॉग अंडर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. तो ये वॉचडॉग क्या करता है? देखता है कि आपके जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग बॉम्ब्स और ये इंस्पेक्ट करते हैं. तो दे फाउंड दैट यहाँ पर थिक वॉल्स हैं, ब्लास्ट प्रूफ डोर्स हैं एंड ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड बाय 300 फीट ऑफ रॉक. According to IAEA, the country's most powerful centrifuges are located here. यहाँ पे भी हिट नहीं हो पाया है एंड इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी बॉम्ब चाहिए जो कि only US has. Fordo has about 2,000 operational centrifuges and uses roughly the same number as PEAP did. The site produces uranium enrichment up to 60%, यानी 60% enrichment हो सकता है. A small step away from weapon grade level of 90% enrichment. So 90% enrichment में बॉम्ब बनेगा. The report added 1666.6 up to 60% जो है यहाँ प्रोड्यूस हो चुका है
and that is where the problem lies. तो IAEA की yardstick के हिसाब से this area can be definitely used for nuclear bomb, and that is where you need to identify and hit this. There are other nuclear facilities also. For example, we have a facility called Isfahan. Okay, then you have यहाँ पे इजराइल ने हिट किया था. बुशेर इज द प्रोविंस. नाउ रिमेंबर, ईरान अपनी जगह सही है गलत है वी डोंट नो, बट इजराइल इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है वो सब किसी के पास ना आए, बिकॉज इट विल क्रिएट अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड फर्दर प्रॉब्लम होगा. Iran, on the contrary, is very strong. It has a strong military, it has a strong support system. However, because of the sanctions, पिछले दो decades से जो sanctions लगे हैं, economically वो weak हो गए हैं, but they are holding the ground. And Israel is ruled by the Ayatollah Khomeini, जो उनके religious leaders हैं, वो lead करते हैं, and they are hell bent कि हम we will not succumb और हम इसको continue करेंगे. तो ये जो plants हैं, इसको one by one करके ये hit किया जा रहा है, target किया जा रहा है, and the only time will tell how these things will change. Now next question is कि ये तो चैलेंज है, बट व्हाट आर द इंपैक्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी? वेल, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस जो ग्लोबल इकोनॉमी में देख सकते हैं. द फर्स्ट चैलेंज दैट कैन बी अंडरस्टूड कि भी ये इकोनॉमिकली हिट करेगा. इट्स अ इशू व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द जियोपॉलिटिक्स. इट इज बिलीव दैट बेंट क्रूड ऑयल 7% से बढ़ गए हैं एंड अराउंड अभी $70 पर बैरल है, $70-75, एंड इफ इट इंक्रीजेस इट विल कॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इंडिया के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट सी लेन है, एंड यहां पर ईरान कैन कंट्रोल दिस पार्ट एंड स्टॉप द ब्लॉकेज कर देगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. एंड 1/3 ऑफ जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई वो यहीं से मूव करता है. ग्लोबल इन्फ्लेशन हो सकता है. What happened in Ukraine-Russia war? What happened? Energy price बढ़ गया था. Impact on the markets can be heavy because markets respond on the how economy will perform. Then aviation sector, क्योंकि आपका air space close हो जाएगा. So there are multiple challenges, direct and indirect, which might happen. But अभी beginning stage पे है and the talks are going on and escalation कितना होगा only time will tell. But definitely it is a जहाँ पे one-sided आपको Israel is hitting Iran. Iran has also responded, but वो response उतना effective नहीं हुआ है. And yes, but again from the point of view of Iran also, ईरान के भी कई सारे नेटवर्क्स हैं जो उनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो हाउथी रिबल्स हो गए, हिजबुल्लाह हो गए या फिर हमास हो गए, इनको उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है. बट राइट नाउ Israel has a little upper edge in the entire conflict. Now coming to the impact on the Indian economy, because you need to understand how this will impact India's economy. तो पहला है volatility in the crude oil prices. Now India की energy security, 85% of India's oil is imported and thereby energy security जो है हमारा वो heavily impact होगा अगर oil prices बढ़ेंगे. Everything will increase. This will lead to cost push inflation. आपका cost बढ़ जाएगा, input cost, और इससे inflation पैदा होगा. Then 10 barrel. Now remember this data is very important. Every 10 barrel increase can reduce the real GDP growth by 0.3%. यानी हर 10 बैरल बढ़ता है तो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ है वो 0.3% से कम होती है. एंड रेज सीपीआई इन्फ्लेशन बाय 0.4%, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा एंड जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी. एनर्जी क्राइसिस इफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ब्लॉक्ड naturally because flow रुक जाएगा, इंडिया का एनर्जी, गैस सप्लाई, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर. नाउ इफ this will happen, it will cause trade deficit. हमारा import cost बढ़ जाएगा, trade बढ़ेगा, trade means import बढ़ेगा and that will cause trade deficit. और trade deficit जब होगा तो हमारी currency weak होगी, depreciation of currency हो जाएगा and that will lead to current account deficit, which is also a challenging situation. Trade disruption होगा, impact on major sectors, aviation sector, EV sector, all the sectors, agriculture sector, fertilizer sector, every sector will be impacted because economy interlinked है, coupling होती है economy में. And thereby you can't say that, for example, अगर oil price महंगा होगा तो agriculture input cost बढ़ जाएगा, food traveling cost बढ़ जाएगा, transportation बढ़ जाएगा, everything will be costly. So that is all it can be understood. Now let's see this question. Discuss how Middle East crisis may impact medium term growth in India. Medium term मतलब 3 to 5 years. So आप कह सकते हैं कि हमारा GDP growth impact हो सकता है and suggest measures to overcome them. So it has two part. क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. जब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, the first plan the answer. So first is crisis in the Middle East. Crisis in the Middle East. Okay, यहां पे आप इकोनॉमिक, अभी हमने इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी कर सकते हैं. Okay,
And then the second part. Now, how will you start the answer? You will say that recently, as per the news, recently the crisis in the Middle East has led to escalation in the crisis in the Middle East has led to challenges in the entire ecosystem, especially because of geopolitical issues. However, the issues are, फिर then you will list all the crisis कि भी crisis क्या क्या हुआ है, and then the impact. तो एक सब headline डालेंगे, and what is the impact on India's economy or India's long-term growth. Then the second part of the question would be the measures to overcome them. Measures to overcome them. Now here remember, when you are looking at answer writing and very good points, one thing you have to remember that आपके points generic नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. Now here measures to overcome them, तो government schemes हो सकती हैं. Okay, promotion of clean fuel, alternative energy, clean fuel, biofuel, EV. Okay, now this can also, government schemes में welfare schemes can help India's economy. It can create, जैसे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट पुश टैक्स कम कर सकते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लेके आ सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. इंटरनल इकोनॉमी को हमें स्टेबलाइज करना है बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो इस तरह से आप प्रमोशन ऑफ क्लीन फ्यूल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें. बिकॉज इंडिया में मेजरली इन्फ्लेशन जो होता है फूड एंड फ्यूल होता है. नाउ फ्यूल इन्फ्लेशन डेफिनेटली विल गो अप, बट आप उसको कहीं और से कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, and make sure that learning continue रहनी चाहिए, and I'll be making series of video on preparation and journey. Take care. God bless you.